Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Sir Naseem Zulfikar, and today I'm going to discuss first year chemistry chapter number 4. That is the three states of matter, part 1 गैस. तो आज गैस पोर्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की न्यू बुक के अंदर. और इसमें सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास आएगा, दिस इज द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस. काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जिसको हम शॉर्ट में हम KMT कहते हैं. तो काइनेटिक से मुराद यहाँ पर है मोशन. ये थ्योरी ये बात करती है कि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट की वजह से, उनके मोशन की वजह से अलग अलग तरह की जो है वो प्रॉपर्टीज गैसेस के अंदर आ रही होती हैं. और उनके कुछ बेसिक पोस्टुलेट्स हैं जो यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि गैसेस कंसिस्ट ऑफ, गैसेस मुश्तमिल होती हैं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स पर जिनको मॉलिक्यूल्स कहा जाता है. तो मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉल पार्टिकल्स जिस पर जो है वो गैसेस कंसिस्ट करती हैं. ये मॉलिक्यूल्स जो है वो मोनोटॉमिक भी हो सकती हैं, मीन्स सिंगल एटम पर मुश्तमिल होती हैं, लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गॉन. डायटॉमिक हो सकती हैं, इट मीन्स दो एटम पर मुश्तमिल हो सकती हैं, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. या फिर ये पोलियोटॉमिक भी हो सकती हैं. पोलियोटॉमिक से मुराद ये कि लाइक मोर देन 2 एटम्स उसके अंदर हो सकते हैं, लाइक मीथेन है, इसमें 5 एटम्स हैं, लाइक ब्यूटेन है, C4H10, इट कंटेन्स मल्टीपल एटम्स. तो गैस मॉलिक्यूल्स मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, पोलियोटॉमिक कोई भी हो सकते हैं. गैस के मॉलिक्यूल्स, सेकंड पॉइंट कहता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं और उनके जो वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल होता है, मीन्स ना होने के बराबर होता है एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. चूँकि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं तो मॉलिक्यूल्स का अपना वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, ना होने के बराबर. हाँ, लेकिन गैस के अपना कुछ एक वॉल्यूम होता है. थर्ड पॉइंट है कि गैस के मॉलिक्यूल्स हमेशा कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं, रैंडम मूव कर रहे होते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं बट रैंडम डायरेक्शंस में. और जब वो मूव करते हैं तो वो वॉल ऑफ कंटेनर के साथ भी टकराते हैं और आपस में भी कोलाइड करते हैं. दोनों तरह की कोलिजन इनके अंदर हो सकती है. और जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस जो है दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ. तो इसको मीन फ्री पाथ कहा जाता है. फोर्थ पॉइंट है कि गैस पार्टिकल्स जो कोलिजन करते हैं तो वो कोलिजन हमारा इलास्टिक कोलिजन होता है. इलास्टिक कोलिजन एक ऐसी कोलिजन को कहते हैं जिसमें एनर्जी कंजर्व हो जाती है. एनर्जी कंजर्व होने से मुराद कि इसमें कोई लॉस और गेन ऑफ एनर्जी नहीं होती है. तो हमेशा इलास्टिक कोलिजन करते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स. फिफ्थ पॉइंट है कि गैस एक्सर्ट्स प्रेशर, कि गैस हमारे पास प्रेशर भी एक्सर्ट करती है. ठीक है, और गैस का प्रेशर करती है कि जब वो वॉल ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड करती है तो गैस मॉलिक्यूल्स असल में हमारे पास प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. तो वो वॉल ऑफ कंटेनर, जिस कंटेनर में उसको रखा गया उसके वॉल से कोलाइड करके वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. सिक्स पॉइंट है कि आइडियल गैस के लिए दो तरह की गैसेस होते हैं, रियल गैस, आइडियल गैस. रियल गैसेस जो कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. और आइडियल गैसेस, तो ये गैसेस रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, ये हमारे पास कुछ ख्याली गैस हैं, ख्याली गैस हैं जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करती. ठीक है, इनसे हम गैस लॉस वगैरह को प्रूव करते हैं. तो आइडियल गैसेस के बारे में ये पॉइंट नंबर 6 है कि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन नहीं होती. आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स ना तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ना ही एक दूसरे को रिपल करते हैं. ठीक है, और हर मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एक्ट करता है आज़ादाना तौर पर. 7 पॉइंट है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स, उसकी काइनेटिक एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के. मीन्स जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी. इट मीन्स कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और उसकी वेलोसिटी वो इंक्रीज होगी. हाई टेम्परेचर पर जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वो ज़्यादा फास्टर मूव करेंगे. दीज आर द 7 पॉइंट्स. और इन्हीं पोस्टुलेट्स के बेसिस पर एक साइंटिस्ट हैं R.J. क्लॉसियस, उन्होंने काइनेटिक इक्वेशन ड्राइव किया था. तो ये इक्वेशन है PV = 1/3 mn c बार. तो काइनेटिक इक्वेशन हमारे पास जो यहाँ पर है, दिस इज PV = 1/3 mn c बार स्क्वायर. ठीक है, P फॉर प्रेशर है यहाँ पर, V फॉर यहाँ पर वॉल्यूम है, M फॉर यहाँ पर है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, N फॉर कैपिटल N जो यहाँ पर है दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, और जो C कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर है C बार है, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी को शो कर रहा है गैस मॉलिक्यूल्स की. तो ये जो क्लॉसियस एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इस काइनेटिक इक्वेशन को इसमें यहाँ पर इसको ड्राइव किया था. ठीक है,
तो ये जस्ट इसकी एक्सप्रेशन आप याद रख लें, इसकी डेरिवेशन जो है वो हमारी बुक में नहीं है, तो वो आपको याद रखने की कोई जो है वो नीड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बात डिस्कस की। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं प्रेशर पर। प्रेशर के हवाले से बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने अब बताया कि गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उसको किसी कंटेनर में रखा गया है, ठीक है, और तो वो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं जब वॉल ऑफ कंटेनर से टकराते हैं, वॉल ऑफ कंटेनर से, तो फिर वो क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। अब वो जो प्रेशर होगा उसको कैलकुलेट किस तरह से किया जाएगा, हाउ टू कैलकुलेट द प्रेशर या हाउ टू मेजर द प्रेशर। तो इसके लिए हमारे पास उसको मेजर करने के लिए हमारे पास दो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हमारे पास दो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इसको मेजर करने के लिए, एक हमारे पास है दैट इज बैरोमीटर, और दूसरा हमारे पास जो है वो मैनोमीटर। दोनों से ही प्रेशर को मेजर किया जा सकता है। डिफरेंस क्या है बैरोमीटर और मैनोमीटर में, कि जो बैरोमीटर है दिस इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, एटमॉस्फेयर का प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। जबकि जो मैनोमीटर होता है इसके अंदर हम जो प्रेशर मालूम करते हैं वो किसी गैस का मालूम करते हैं, जिसको इस कंटेनर में, इस सिलेंडर के अंदर इंक्लोज किया जाता है, ठीक है। तो इस सिलेंडर के अंदर, इस डायग्राम में जैसे कि आप देख सकते हैं मैनोमीटर, तो इसके अंदर जो गैस मौजूद है उसके प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए मैनोमीटर। और अगर इन जनरल अगर हम एटमॉस्फेयर के प्रेशर को कैलकुलेट करें तो उसके लिए हमारे पास जो मेजरिंग डिवाइस है दिस इज बैरोमीटर। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज टू डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड टू मेजर प्रेशर। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल हमारे पास है, एग्जांपल 4.1, एंड दिस न्यूमेरिकल डील्स विद यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन के बारे में कह रहे हैं द प्रेशर ऑफ गैस फिल्ड इन ऑटोमोबाइल टायर इज जनरली मेजर्ड इन पीएसआई। तो टायर में जो कह रहे हैं कि जो हवा भरी जाती है तो वो जो प्रेशर होता है टायर का उसको पीएसआई में मेजर किया जाता है। पीएसआई इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ पाउंड पर स्क्वायर इंच। दिस इज द यूनिट ऑफ प्रेशर इन एफपीएस सिस्टम। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पीएसआई को कन्वर्ट करें 32.8 पीएसआई को आप कन्वर्ट कर दें एटमॉस्फेयर में, ठीक है, किलो पास्कल में और टोर में। तो तीन अलग अलग यूनिट्स में आपसे ये कन्वर्ट करने कह रहे हैं। तो हमें कि 1 बाय 1 इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं डिफरेंट यूनिट्स के अंदर। सबसे पहले जैसे एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना है तो हम जानते हैं 1 ATM बराबर होता है 14.7 PSI के। तो ATM इज़ अ बिग यूनिट वाइल PSI इज़ अ स्मॉल यूनिट। तो जब भी हम स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट की तरफ जाते हैं तो फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड करते हैं। तो 32.8 PSI को जब हम 14.7 से डिवाइड करेंगे तो 2.23 ATM हमारा जो है वो इसका आंसर निकल आएगा, ठीक है। सेकंड में कह रहे हैं कि अब क्या करना है कि भाई किलो पास्कल बनाना है, KPA यहाँ पर इसके मतलब दिस इज किलो पास्कल। तो 1 ATM जो है वो 101.325 किलो पास्कल के बराबर है। दोबारा से यहाँ पर ATM बिग यूनिट है, किलो पास्कल स्मॉल यूनिट है। और जब हम बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट की तरफ इस बारे में जाना है, चूंकि हमने ATM तो निकाल लिया है तो अब ATM को डायरेक्ट हम किलो पास्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब जाहिर सी बात है जब हम बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, वी हैव टू परफॉर्म द मल्टीप्लिकेशन। तो हम यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो 2.23 को 101.325 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1226 किलो पास्कल हमारा आंसर आ जाएगा। थर्ड में कह रहे हैं क्या पे टोर में कन्वर्ट करना है। टोर आप जानते हैं, टोर को ही हम जो है वो मिलीमीटर ऑफ मरकरी कहते हैं, MOMFG से कहा जाता है। तो 1 ATM बराबर होता है 760 टोर के। ये हमारे पास रिलेशन मौजूद है ATM और टोर के अंदर। और टोर अगेन बिग यूनिट है, जबकि ATM बिग यूनिट है, टोर स्मॉल यूनिट है। जब ATM से टोर की तरफ जाना होगा तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2.23 को 760 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 1694.8 टोर हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ यूनिट्स आर कन्वर्टेड बिटवीन प्रेशर। तो डिफरेंट यूनिट्स की कन्वर्जन इसमें कर ली। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपका जो है वो बुक में मौजूद है कि गोरख हिल स्टेशन इज कोल्डेस्ट एरिया ऑफ सिंध प्रोविंस। सबसे ठंडा इलाका सिंध का गोरख हिल स्टेशन है, जहाँ पर जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो 83 किलो पास्कल होता है, ठीक है। कह रहे हैं व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ दिस एरिया इन PSI एंड ATM यूनिट्स। कह रहे हैं किसी इलाके का जो प्रेशर है PSI और ATM यूनिट्स में पता है कितना होगा, पाउंड पर स्क्वायर इंच में और ATM में। तो दो में पूछ रहे हैं। तो पहले यहाँ पर हम इसको लेट्स ATM में कन्वर्ट कर देते हैं। फर्स्ट ATM में कन्वर्ट कर देते हैं। 1 ATM बराबर होता है 101.325 किलो पास्कल के। तो किलो पास्कल से ATM की तरफ आना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा इस नंबर से। तो 83 डिवाइड बाय 101.325,
तो इससे क्या होगा, किलो पास्कल हमारा एटीएम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 0.819 एटीएम हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हमें पीएसआई में पीएसआई में कन्वर्ट करना है तो 1 एटीएम बराबर होता है जो है वो 14.7 पीएसआई के, तो एटीएम से पीएसआई में चले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.819 को 14.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पीएसआई हमारा आंसर होगा। तो ये इस तरह से हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट एक टॉपिक है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो है वो वेदर पर क्या इफेक्ट है। देखिए सिंपल चीज़ ये है कि वेदर पर इफेक्ट करती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लाइक जब गर्मियों का मौसम होता है, गर्मियों के मौसम में जो है वो लो प्रेशर जनरेट होता है, इसको हम लोग डिप्रेशन भी कहते हैं। तो इस पर क्या होता है कि जो हवा है नीचे से, गर्म हवा नीचे से ऊपर जाती है और ठंडी हो जाती है वो। ठीक है। और एक सफोकेटिंग वेदर होता है, एक हब्सिक वेदर होता है। इससे क्या होता है कि जो स्टॉर्मी और क्लाउड और मतलब बादल वगैरह, हवाएं वगैरह, वो सब इस रीजन में आ जाती है लो प्रेशर वाले, जिससे बारिशें होती हैं, प्रेसिपिटेशन होती है, और यहाँ हवा भी एंटी क्लॉकवाइज चलती है। ये सब इस लो प्रेशर की वजह से होता है। जबकि यही विंटर वेदर में जब हम सर्दियों के मौसम में बात करते हैं तो सर्दी में क्या होती है कि जो वार्म एयर है वो टॉप से बॉटम की तरफ आती है और वेदर इस तरह से बहुत ड्राई होता है, बादल वगैरह आसमान पे नहीं होते, और यहाँ पर जो हवा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास जो है वो इफेक्ट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वेदर पर, मौसम पर। तो ये आपको ये कंप्लीट ये 2 पैराग्राफ है, इसको आपको याद करना पड़ेगा इस चीज़ के बारे में। ठीक है। आई होप सो इट इज क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड में देखें क्या है कि हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना है सेंटीग्रेड टेम्परेचर को केल्विन टेम्परेचर्स के अंदर। दैट्स इजी के फॉर्मूला आपको पता है कि किस तरह से हम जो है वो सेल्सियस को, जो सेल्सियस होता है हमारे पास, सेल्सियस इसी को हम लोग सेंटीग्रेड कहते हैं। तो सेंटीग्रेड से केल्विन में जाने के लिए प्लस करना होता है 273। जितना भी सेंटीग्रेड गिवन है 273 इस पर प्लस कर देंगे तो वो आपका केल्विन टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर जितने भी हैं सबके साथ आपको क्या कर देना है, 273 प्लस कर देना है। तो इन तमाम में जब 273 प्लस हो जाएंगे तो अब यहाँ पर क्या होगा कि हमारा ऑटोमेटिकली जो है वो ये क्या जो है वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। सो ये क्वेश्चन है, मैं इसके आंसर नहीं बता रहा, तो यू कैन डू इट योर सेल्फ ईजिली। नेक्स्ट है गैस लॉस। गैस लॉस के बारे में डिस्कशन है। गैस लॉस हमें पता है 3 गैस लॉस यहाँ पर होते हैं, बॉल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ। बॉल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम और प्रेशर गैस के हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं अगर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो जाए। ठीक है। और इसी से हमारे पास एक फॉर्मूला निकल आता है P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला विच वी यूज फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स ऑफ बॉल्स लॉ। चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और यहाँ पर जो है वो प्रेशर कांस्टेंट अगर किया जाए तो गैस का वॉल्यूम और टेम्परेचर हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और उसी को जब हम ड्राइव करते हैं तो हमारे पास V1/T1 इक्वल टू V2/T2 ये फॉर्मूला निकल जाता है, जिसमें हम चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। एवोगाड्रोस लॉ, एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था एमेडियो एवोगाड्रो, इन्होंने पेश किया था इसको। तो ये लॉ कहता है कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट हो जाए तो जो गैस का वॉल्यूम है वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। तो ये थर्ड एवोगाड्रोस लॉ। इससे जो फॉर्मूला हमारे पास निकलकर सामने आता है, दिस इज V1/V N1 इक्वल टू V2/N2। तो ये 3 फार्मूले हमें मिलते हैं 3 गैस लॉस की मदद से, बॉयल्स लॉ से, चार्ल्स लॉ से और एवोगाड्रोस लॉ से। ठीक है। नेक्स्ट अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एवोगाड्रोस लॉ। तो ये एग्जाम्पल नंबर 4.2 है आपके बुक में। कह रहे हैं सिलेंडर कंटेन्स 2.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के एसटीपी। एक सिलेंडर है जिसमें 2.2 मोल्स ऑक्सीजन गैस के एसटीपी पर मौजूद है। तो इनिशियल मोल्स आपको दे दिए गए 2.2 मोल। ठीक है, ऑक्सीजन के। व्हेन मोर ऑक्सीजन गैस इज पम्प्ड इनटू द सिलेंडर, जब और ऑक्सीजन गैस इसमें पंप किया गया तो द वॉल्यूम ऑफ गैस इज चेंज फ्रॉम 2 dm³ टू 3.4 dm³। तो गैस का वॉल्यूम 2 dm³ से चेंज होकर 3.4 dm³ हो गया। तो ये आपका इनिशियल वॉल्यूम हो गया V1 2 dm³ और फाइनल वॉल्यूम हो गया V2 3.4 dm³। ठीक है, मतलब ये इनिशियल हो गया, इनिशियल वॉल्यूम शुरू में जितना था, और ये हमारा जो है वो फाइनल हो गया 3.4 dm³। कैलकुलेट हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस आर एडेड टू द सिलेंडर। कैलकुलेट कीजिए कि कितने मोल्स ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर में ऐड हुए थे।
मीन्स आपको डेल्टा एन मालूम करना है कि कितना चेंज आया N2 माइनस N1। इसके लिए आपको पहले N2 फाइनल नंबर ऑफ मोल पता होने चाहिए। तो इसके लिए हम एवोगाड्रोस लॉ लगा देंगे। एवोगाड्रो लॉ आपको पता है V1 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन N2 कहता है। तो यहाँ पर हम N2 के लिए उसको हम यहाँ पर जो है फॉर्मूला अरेंज कर लेंगे, फिर सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो N2 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। दिस इज फाइनल मोल्स। लेकिन हमें N2 नहीं बताना था, हमें बताना था कितना हमने फर्दर बाद में ऐड किया। तो N2 में से N1 को माइनस कर देंगे तो डेल्टा एन आ जाएगा। जब N2 को में से N1 को माइनस किया तो आंसर हमारे पास है कि 1.54 मोल। दिस इज द डेल्टा एन, दिस इज हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर एडेड टू द सिलेंडर। तो इस तरह से एवोगाड्रोस नंबर के न्यूमेरिकल को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 हमारे पास है, आपकी बुक सही। तो ये दिस क्वेश्चन डील्स विद बॉयल्स लॉ। इस क्वेश्चन का ताल्लुक हमारे पास जो है वो बॉयल्स लॉ से, और इसको रीड आउट करते हैं पहले। तो कह रहे हैं 500 cm³ वेसल कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट 400 टोर प्रेशर। के 500 cm³ का वेसल है, वेसल में इस कंटेनर है जिसमें हाइड्रोजन गैस भरी गई है 400 टोर प्रेशर पर। लेकिन दूसरा एक 1 dm³ का वेसल है इससे बड़ा, जिसमें ऑक्सीजन गैस को भरा गया है 600 टोर प्रेशर पर। ठीक है, मतलब दो अलग अलग कंटेनर्स यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। दिस इज वेसल नंबर 1 एंड दिस इज वेसल नंबर 2। ठीक है, दो वेसल्स यहाँ पर मौजूद हैं, अलग अलग गैसेस के अंदर डाली गई है, दोनों के वॉल्यूम भी डिफरेंट है। ठीक है, कह रहे हैं कि इफ अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर दीज गैसेस आर ट्रांसफर टू 2 dm³ एम्प्टी वेसल। कह रहे हैं कि अगर हम इन कंटेनर्स को, इन गैसेस को 2 डेसीमीटर³ के एक एम्प्टी कंटेनर में अगर हम इसको ट्रांसफर कर दें एक न्यू कंटेनर में, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस इन द न्यू वेसल। तो बताएं कि इस न्यू वेसल के अंदर कितना प्रेशर हमारे पास जो है वो जनरेट हो गया होगा दोनों गैसेस को ऐड करने के बाद। तब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन गैस का फाइनल प्रेशर कितना है फिर ऑक्सीजन गैस का फाइनल प्रेशर कितना है, और द एंड आपको दोनों को प्लस कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम हाइड्रोजन के लिए देख लेते हैं। फॉर हाइड्रोजन बॉयल्स लॉ यहाँ पर अप्लाई होगा सिंपल, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो P2 के लिए हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, तो वैल्यूज पुट कर देंगे। P1 तो 400 है, V1 हमारे पास 500 है, सेंटीमीटर³ में ही रख लेते हैं, और V2 फाइनल वॉल्यूम हमारे पास 2 डेसीमीटर³ है। तो dm³ से मुराद यहाँ पर हम इसको 2000 cm³ भी कह सकते हैं, या हम इसको जो है वो लाइक इसे हम या तो 0.5 dm³ में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो वॉट एवर आंसर्स ही आएंगे, इसमें आंसर्स में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ये काम कर लेते हैं कि इसको हम जो है वो 0.5 मतलब dm³ में हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर हम इसको 0.5 कर लेते हैं, तो V1 हो गया, और V2 हमारे पास कितना है भाई 2 डेसीमीटर³ है जो तो P2 अगर हम यहाँ पर निकालेंगे तो वी हैव टू डू सम कैलकुलेशन वर्क हियर। सो दिस इज 400 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 100। तो P2 हमारे पास है कि 100 टोर। इसके बाद सेकंड फिर हम H2 के लिए निकाल लेंगे, H2 के लिए निकाल लिया। अब हम ऑक्सीजन गैस के लिए निकालेंगे कि फाइनल प्रेशर कितना आ रहा है। सेम वही P1 V1 इक्वल टू P2 V2, और P2 यहाँ पर हमें सेम वही आ गया P1 V1 अपॉन V2। यहाँ पर प्रेशर 1 है 600 टोर, और ये 1 dm³ है, और V2 हमारे पास आ गया दिस इज 2 dm³। तो ये 250 टोर निकल कर हमारे सामने आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि दो प्रेशर्स हमारे पास यहाँ पर आ गए, दोनों के फाइनल। अब चूंकि हमसे पूछा जा रहा है कि भाई प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस इन अ न्यू वेसल। अच्छा, प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस इन अ न्यू वेसल। ओके ठीक है, तो दोनों के डायरेक्ट आगे प्लस करने की नीड नहीं है, चूंकि हमसे टोटल प्रेशर नहीं पूछ रहा तो हमें प्लस नहीं करना। तो बस ये दोनों हमारे पास जो है वो दीज आर द 2 आंसर्स हियर। ठीक है, अगर हमसे क्या है कैलकुलेट द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो हमें इन दोनों को प्लस करके 350 कर देना पड़ता है, बट ये इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, तो वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन है सेल्फ असेसमेंट का, ये आपकी बुक में, उसमें कह रहे हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर STP पर 26.4 dm³ ऑफ अ गैस कंटेन्स 1.26 मोल्स। तो ये वॉल्यूम दिया हुआ है कुछ हमें, कह रहे हैं कि इसमें 1.26 मोल्स है, N है। इफ 0.25 मोल्स इज एडेड टू द गैस व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम, यह वॉल्यूम क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आपको देख के पता लग जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स की बात की जा रही है, तो एवोगाड्रोस लॉ यहाँ पर जो है बच्चों हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ डेटा हियर। सबसे पहले डेटा बनाएंगे। हम कह रहे हैं कि 26.4 dm³ वॉल्यूम है हमारे पास, V1 है, दिस इज 26.4 dm³ और इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस N1 इसका है 1.26 मोल। कह रहे हैं इफ 2.25 मोल्स आर एडेड टू द गैस, अगर 0.25 मोल ऐड किए गए तो याद रखिएगा ये फाइनल मोल्स नहीं है, फाइनल मोल्स नहीं है, दिस विल बी 1.26 प्लस 0.25, दिस विल बी द फाइनल मोल्स। चूंकि फाइनल नंबर ऑफ मोल में तो दैट सी बात है पिछला वाला N1 भी होगा ना, इसके साथ 0.25 ऐड किया गया और पहले से ये था, तो फाइनल मोल्स ये हमारे पास आ गए, दैट इज 1.26 प्लस 0.25 एंड दिस विल बी 1.51। तो 1.51 मोल्स हमारे पास जो है वो इसके फाइनल नंबर ऑफ मोल्स हैं। V2 बताना है तो V2 बताने के लिए क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। नाउ अब यहाँ पर हम इसकी कर लेते हैं सॉल्यूशन। एवोगाड्रोस लॉ आप जानते हैं, वी नो दैट N1 अपॉन V1 ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास होता है V1 अपॉन N1 इक्वल टू V2 ओवर N2। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर गॉड्रोस लॉ। चूंकि हमने इससे पहले डेराइव किया था तो V इक्वल टू KN बनाया था ना, याद आ गया, तो K इक्वल टू V अपॉन N बनाया था, तो ये इनिशियल फाइनल के लिए ये हमारे पास आ गया। अब हमें N2 पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, V1 N2 इक्वल टू V2 N1 और चूंकि हमें N2 निकालना है, सॉरी V2 निकालना है, तो इक्वल टू V1 N2 ओवर N1। तो जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यूज हियर। V1 यहाँ पर है 26.4 और N2 यहाँ पर हमारे पास है दैट्स 1.51 और N1 यहाँ पर हमारे पास आ रहा है दिस इज 1.26 मोल्स। तो अब जब आप यहाँ पर इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कोई भी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, दिस विल बी इन डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो डू इट योर सेल्फ, तो आई एम नॉट गोइंग टू मल्टीप्लाई ऑल द थिंग्स। ठीक है, सिंपल आंसर आना ही आना है। ठीक है, देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4.3 है। अब ये भी दिस इज आल्सो न्यूमेरिकल। इसमें क्या कह रहे हैं कि लाफिंग गैस N2O at 30 degree centigrade and 820 torr pressure contains occupy a volume of 10.32 dm³। Calculate the volume that it will occupy at standard temperature and pressure। कह रहे हैं कि लाफिंग गैस है N2O उसका टेम्परेचर है T1, वो हमारे पास 30 सेंटीग्रेड है और प्रेशर है P1 820 टोर प्रेशर है और उसका वॉल्यूम V1 है 10.32 dm³। कह रहे कैलकुलेट द वॉल्यूम V2 मालूम कीजिए दैट इट विल ऑक्यूपाई एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो ये STP पर ऑक्यूपाई करेगा। तो STP पर टेम्परेचर और प्रेशर आप जानते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारे पास होता है दिस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर हम 273 केल्विन इसको हम कहते हैं, और प्रेशर अगर टोर में देखा जाए तो 760 टोर हमारे पास होता है। तो इस तरह से ये P2 और जो है वो T2 दिया हुआ है, तो V2 मतलब हमें मालूम करना है। तो डेटा में हम सारी वैल्यूज लिख देते हैं। T1 इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें प्लस कर देंगे 273, तो ये आ जाएगा हमारे पास 303 केल्विन। और प्रेशर यहाँ पर हमें P1 दिया हुआ है 820 टोर, इसको टोर में भी छोड़ सकते हैं क्योंकि जब तक आप जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई नहीं करते हैं आपको ATM में ट्रांसफर करना जरूरी होता नहीं है, तो उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। V1 इक्वल टू 10.32 डेसीमीटर क्यूब, तो ये आ गया। अच्छा, उसके बाद T2 हमारे पास आ गया दिस इज 273 केल्विन। P2 जो हमारे पास आ गया दिस इज 760 टोर और आपको जो V2 है फाइनल वॉल्यूम है ये आपको निकालना है। ठीक है, तो अब इसमें हम यहाँ पर
सॉल्यूशन कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक न्यू इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, दिस इज कॉल्ड कंबाइंड गैस इक्वेशन। कंबाइंड गैस इक्वेशन बच्चों किसे कहते हैं, ये दो गैस लॉज को मिलाकर बनाई गई है। इसमें बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ दोनों को जब हम कंबाइन कर दें साथ में, दिस इज कॉल्ड कंबाइंड गैस इक्वेशन। तो इसका फॉर्मूला होता है P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 ओवर T2। तो ये कंबाइंड गैस इक्वेशन कहलाती है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें निकालना हो, क्या निकालना है, V2 निकालना है। तो पहले P1V1 T2 इक्वल टू P2V2 T1। अब चूंकि V2 निकालना है तो V2 इक्वल टू P1V1 T2 अपॉन P2 T1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। P1 हमारे पास है 820, V1 हमारे पास यहाँ पर है 10.32, T2 हमारे पास है 273, P2 हमारे पास है 760 और T1 हमारे पास है 303। तो आपका कुछ ना कुछ वॉल्यूम यहाँ से निकल कर आ जाएगा डेसीमीटर क्यूब में, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो यू कैन डू द कैलकुलेशन बाय योरसेल्फ। तो इंशाल्लाह आंसर इसमें बिल्कुल करेक्ट आ गया यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज डन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड ऑक्सीजन गैस इन अ सिलेंडर हैज 456 cm³ वॉल्यूम, मतलब ये वॉल्यूम दिया हुआ है V एंड 0.85 atm प्रेशर, ये प्रेशर दिया हुआ है। कैलकुलेट द प्रेशर, दोबारा प्रेशर बताइए। इसका मतलब ये P2 हो गया, ये P1 हो गया, तो ये V1 हो जाएगा। व्हेन दिस ऑक्सीजन गैस इज ट्रांसफर टू 10 dm³ सिलेंडर, तब इसको 10 dm³ सिलेंडर में V2 दे दिया गया और ये T2 दे दिया गया, और ऊपर जो फर्स्ट टेम्परेचर हमारे पास है ये T1 था। दोबारा से कंबाइंड गैस इक्वेशन लगेगी इसके अंदर। तो अगर हम डेटा तैयार कर लें तो दिस इज अगेन T1 इक्वल टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड, प्लस कर दिया इसके अंदर 273 हमने, तो ये हमारे पास V1 आ गया 456 सेंटीमीटर क्यूब, इसको इसी में हम रख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो P1 आ गया हमारे पास, दिस इज 0.85 atm, और उसके अलावा फिर हमारे पास कैलकुलेट द प्रेशर, दोबारा प्रेशर बताना है तो P2 बताना है। तो ऑक्सीजन गैस को ट्रांसफर किया जा रहा है 10 dm³ सिलेंडर में, तो V2 हमारे पास आ गया यहाँ पर 10 dm³ और टेम्परेचर T2 हमारे पास हो गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर को हमेशा हम केल्विन में रखते हैं, तो हमेशा प्लस 273 इसमें करना पड़ेगा, तो कुछ भी केल्विन में हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो मैं सारी कैलकुलेशन अब नहीं कर रहा। तो अब जाहिर सी बात है, इसमें आप देख सकते हैं कि दोबारा से वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर सब चेंज हो रहा है। तो दोबारा से हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कंबाइंड गैस इक्वेशन लगा लेंगे। ये क्या कहता है, P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 ओवर T2। अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है भाई, यहाँ पर हमें निकालना है व्हाट, यहाँ पर निकालना है हमें P2। तो P2 इक्वल टू P1V1 T2 अपॉन T1V2। तो ये जो सारी वैल्यूज़ है यहाँ से अगर आप इसको पुट करेंगे तो यहाँ पर P2 आपका कुछ ना कुछ निकल जाएगा, मतलब 0.037 ही निकलेगा, चूँकि आंसर में गिवन है। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है भाई, तो दिस इज आल्सो डिपेंड्स अपॉन कंबाइंड गैस इक्वेशन। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास एक होती है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन जिसको हम लोग PV इक्वल टू nRT कहते हैं। ठीक है, तो उसकी एक डेरिवेशन है कि किस तरह से उसको ड्राइव किया जाता है। तो आइडियल गैस इक्वेशन में असल में तीन गैस लॉज की कॉम्बिनेशन होती है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ। तीनों लॉज को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो आइडियल गैस इक्वेशन बन जाती है। जैसे कि बॉयल्स लॉ आप जानते हैं, ये होता है V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ कहते हैं वॉल्यूम टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एट कांस्टेंट प्रेशर। एवोगाड्रो लॉ कहता है कि वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जब इन तीनों गैस लॉस को कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। फिर प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वल टू लगाएंगे तो nRT अपॉन P आ जाएगा, और R यहाँ पर एक कांस्टेंट हमारे पास आ जाएगा। दिस R इज कॉल्ड गैस कांस्टेंट, ये जनरल गैस कांस्टेंट इसको हम लोग कहते हैं।
और जब v को हम इधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डेनोमिनेटर से, इक्वल टू को उस तरफ लेकर जाएंगे तो पी वी इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पर ये इक्वेशन बन जाएगी। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड जर्नल गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो दिस इज द सिंपल डेरिवेशन ऑफ इट। देन उसके बाद आर की वैल्यू हमें मालूम करनी है दो यूनिट्स में। एक जब जो प्रेशर है वो एटीएम में हो और वॉल्यूम जो है वो डीएम क्यूब में हो। तो ये तो हमें पता है कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब अगर हमें आर निकालना है तो वो बराबर हो जाएगा पी वी अपॉन एन टी के। और आर की वैल्यू हमेशा एस टी पी पर कैलकुलेट करते हैं, तो एट एस टी पी प्रेशर हमारे पास होता है, चूंकि प्रेशर एटीएम में रखना है तो 1 एटीएम, वॉल्यूम हमारे पास एस टी पी पर ऑक्यूपाई होता है 22.41 डेसीमीटर क्यूब, मोल हम यहाँ पर 1 मोल फिक्स कर देते हैं और टेम्परेचर यहाँ पर हम कर देते हैं जो एस टी पी पर 273 केल्विन। जब हम इसे पुट करेंगे आर पे इन सारी वैल्यूज़ को तो ये आंसर हमारे पास 0.0821 आ जाएगा। यूनिट क्या निकलेगी, पास प्रेशर की हो जाएगी एटीएम, फिर डीएम क्यूब, फिर मोल्स के लिए मोल इनवर्स हो गया और नीचे टेम्परेचर है तो केल्विन इनवर्स। तो दिस इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ आर जब हमारा वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में होगा और प्रेशर हमारा एटीएम में होगा। सेकंड क्या है, वॉल्यूम फॉर दोबारा मालूम कीजिए जब प्रेशर हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है और वॉल्यूम हमारा मीटर क्यूब में। मतलब ऐसा यूनिट में ऐसा ही होता है कि वॉल्यूम जब जो हमारा प्रेशर होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होता है जिसको हम पास्कल कहते हैं, और वॉल्यूम मीटर क्यूब में होता है। तो सेम वही हो गया, जनरल गैस इक्वेशन बराबर है पी वी इक्वल टू एन आर टी और आर हमारे पास हो गया पी वी अपॉन एन टी। अब चूंकि हमें यहाँ पर प्रेशर हमें यहाँ पर रखना है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 101325, ठीक है, पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वॉटएवर। वॉल्यूम हमारा होता है यहाँ पर, चूँकि अब मीटर क्यूब में अगर देखा जाए ना तो आपको क्या करना होता है, 22.41 को आप इसको डिवाइड कर दें 1000 से, तो इससे क्या होगा, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा डीएम क्यूब से मीटर क्यूब में 0.02241 मीटर क्यूब। मोल यहाँ पर 1 मोल यहाँ पर भी फिक्स कर देते हैं, टेम्परेचर यहाँ पर भी हम कर देते हैं 273 केल्विन। और जब यहाँ पर आर की वैल्यू ये सारी वैल्यू पुट करेंगे प्रेशर के लिए 101,325 और वॉल्यूम के लिए हम पुट कर देंगे 0.02241 और नंबर ऑफ मोल्स के लिए पुट कर देंगे 1 मोल, टेम्परेचर के लिए 273, तो आर की वैल्यू यहाँ पर 8.314 8.315 इस तरह की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। यूनिट क्या निकल जाएगी इसकी, देखिए प्रेशर हमारे पास होता है दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल और वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पर होता है दैट इज मीटर क्यूब और पर मोल पर केल्विन। यूनिट को थोड़ी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 8.315 अब पास्कल है तो पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है इंटू मीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। अब मीटर स्क्वायर से क्यूब कैंसिल और न्यूटन मीटर हमें पता है जूल होता है, तो 8.315 जूल पर मोल पर केल्विन भी हम इसको लिख सकते हैं अगर सिंप्लीफाइड यूनिट में लिखा जाए तो। अच्छा, इसी को अगर हमें कन्वर्ट करना हो कैलोरी के अंदर, ठीक है, तो एक कैलोरी आपको पता है दिस इज 4.184 जूल के बराबर होता है, तो यहाँ पर 8.315 को हमें डिवाइड कर देना पड़ेगा 4.184 से। अगर हमें जूल से कैलोरी की तरफ जाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी 1.99 या 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो ये कैलोरी पर मोल पर केल्विन में भी इस तरह से हम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमने डिफरेंट यूनिट्स के अंदर आर की जो वैल्यू है गैस कांस्टेंट की वो कैलकुलेट कर ली। उसके बाद न्यूमेरिकल पे आते हैं। सेल्फ असेसमेंट एक है, क्या स्टील गैस सिलेंडर, दिस विल बी स्टील गैस सिलेंडर हैज अ कैपेसिटी ऑफ 15.8 डेसीमीटर क्यूब। सो दिस इज योर वॉल्यूम filled with 785 ग्राम ऑफ हीलियम, जिसमें 785 ग्राम हीलियम गैस भरी गई है, मास है और टेम्परेचर यहाँ पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया। कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ हीलियम गैस इन द सिलेंडर, प्रेशर बताना है। तो ये सिंपल जनरल गैस इक्वेशन इसमें लगेगी। तो जब हम इसका डेटा बनाएंगे
तो डेटा में वॉल्यूम हमें यहाँ पर गिवन है, दैट इज 15.8 डेसीमीटर क्यूब, और यहाँ पर मास गिवन है 785 ग्राम, और टेम्परेचर यहाँ पर दिया हुआ है, दिस इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर हमेशा याद रखें केल्विन में रखना होता है, 273 प्लस कर देंगे उसमें तो ये हमारा केल्विन में आ जाएगा। प्रेशर मालूम करना है, और मोलर मास हीलियम का दिया गया है 4 AMU। तो अब चूंकि यहाँ पर प्रेशर मालूम करना है और सारी चीज़ें गिवन है, तो हम यहाँ पर यूज़ करने जनरल गैस इक्वेशन, या जिसको हम आइडियल गैस इक्वेशन कह रहे हैं, ये इसके अंदर इस्तेमाल हो जाएगी। आइडियल गैस इक्वेशन कहता है P = nRT। n नंबर ऑफ मोल्स हैं तो उसको हम खोल सकते हैं स्मॉल m RT अपॉन कैपिटल M में। अब चूंकि प्रेशर बताना है तो प्रेशर इक्वल टू mRT अपॉन m इंटू V। अब देखिए स्मॉल m गिवन है, कैपिटल R तो आपको पता है दिस इज 0.0821, तो R की वैल्यू यहाँ पर गैस कांस्टेंट की 0.0821 यूज़ करेंगे आप। टेम्परेचर ये यहाँ से निकल जाएगा आपको 273 प्लस 20 293 केल्विन। मास यहाँ पे आ जाएगा 785 ग्राम। वॉल्यूम यहाँ पर आप लगा देंगे, दैट इज 15.8 डेसीमीटर क्यूब। तो आपका ये प्रेशर निकल कर आ जाएगा, जो भी प्रेशर होगा वो ATM में आएगा। ठीक है, तो ये आप खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल 4.4, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस। डेंसिटी बताइए ऑक्सीजन गैस की एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज टेम्परेचर व्हेन द गैस इज कन्फाइंड इन द सिलेंडर एट 1.54 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो जो प्रेशर आपको दिया गया है वो 1.54 दिया गया है। तो डेटा इसके जब हम बनाएंगे तो डेटा में इसमें क्या हो जाएगा कि डेंसिटी आपको बतानी है, टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 45 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखना है तो 273 प्लस कर देंगे, ये कुछ ना कुछ केल्विन में आ जाएगा। प्रेशर इसके बाद है दिस इज 1.54 ATM। ठीक है, बस और कुछ गिवन नहीं है, यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। देखिए जनरल गैस इक्वेशन से डेंसिटी हम आइडियल गैस इक्वेशन में लगेगी। ठीक है, तो उसी से हम डेंसिटी को ड्राइव कर लेंगे अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। अगर आइडियल इक्वेशन की बात की जाए तो ये होता है PV = nRT, जब PV = स्मॉल m RT अपॉन कैपिटल M। हमें पता है डेंसिटी बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम के, तो मास अपॉन वॉल्यूम एक तरफ कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया PM अपॉन RT, और M अपॉन V आप जानते हैं कि जो M अपॉन V है दिस इज एक्चुअली इक्वल टू डेंसिटी, तो D = PM अपॉन RT। तो ये फॉर्मूला है जिसमें आप प्रेशर आपका गिवन है क्वेश्चन में, ये रहा कैपिटल M मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो कैपिटल M आप जानते हैं दिस इज कि क्या निकल जाएगा, ये चूँकि ऑक्सीजन गैस से O2 है तो इस 32 AMU ये फिट कर देंगे इसमें। कैपिटल R 0.0821 है। ठीक है, और टेम्परेचर यहाँ से आप निकाल के यहाँ से निकल रख देंगे, तो डेंसिटी आपके पास कुछ ना कुछ आ जाएगी। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा तमाम बच्चों से। बाकी यहाँ पर जो यूनिट आएगी, चूँकि ज़ाहिर सी बात है यूनिट जो यहाँ पर आएगी तो ये हमारे पास आ जाएगी ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो जो भी आंसर इसको निकलेगा यू कैन राइट इट हियर। ओके, आई होप सो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ नाउ। तो ये डेंसिटी इस तरह से जनरल गैस इक्वेशन को डेंसिटी में इस तरह से चेंज करते हैं। नेक्स्ट एक सेल्फ असेसमेंट है कि अ केमिस्ट हैज सिंथेसाइज्ड अ गैस एंड फाइंड दैट इट्स डेंसिटी इज दिस। डेंसिटी ये है एट दिस टेम्परेचर एंड दिस प्रेशर, कैलकुलेट इट्स मोलर मास, कैपिटल M बताइए। तो यहाँ पर डेटा में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि डेंसिटी गिवन है 1.88 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, और टेम्परेचर दिस इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये प्लस कर दिया इसमें 273। ठीक है, तो ये 300 केल्विन आ गया, और प्रेशर इसका हमारे पास है 1 ATM। कह रहे हैं मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास की कैलकुलेट कीजिए। तो कैपिटल M जो हमारे पास होता है तो इसी को हम लोग जो है वो मोलर मास कह सकते हैं, ये इसी को हम लोग मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं। स्लाइड से डिफरेंस होता है यूनिट का, कि जब मॉलिक्यूलर मास मालूम करते हैं तो उसकी यूनिट AMU में निकालते हैं,
और मोलर मास को यूनिट ग्राम में निकालते हैं बस। फॉर्मूला वही है, डेंसिटी जैसे अभी पीछे किया था, डेंसिटी इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी, और कैपिटल एम अगर बताना है तो डी आर टी अपॉन कैपिटल पी। अब देखिए डेंसिटी आर, टेम्परेचर, प्रेशर सब गिवन है, तो कुछ ना कुछ इसमें मोलर मास इस गैस का ग्राम में निकल जाएगा। दिस विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ से आप पुट कर सकते हैं, पुट करके निकाल लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 8 ग्राम ऑफ मीथेन गैस एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 842 टोर प्रेशर। वॉल्यूम बताइए कितना ऑक्युपाई करेगा 8 ग्राम मीथेन इस टेम्परेचर पर, इस प्रेशर पर। तो अगर हम डेटा बनाएं तो वॉल्यूम पूछ रहे हैं हमसे भाई, तो वॉल्यूम को क्वेश्चन मार्क लगा दिया। मास दिया हुआ है 8 ग्राम, मीथेन गैस है, मीथेन गैस का फॉर्मूला होता है CH4, तो मॉलिक्यूलर वेट इसका निकल गया 12 + 4 = 16 AMU। 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको फौरन से 273 प्लस कर दें ताकि ये केल्विन में आ जाए। और प्रेशर इसमें दिया हुआ है 842 टोर। अब चूंकि यहाँ जनरल गैस इक्वेशन लगने वाली है, तो टोर को एटीएम में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है 760 से डिवाइड करेंगे, तो ये कुछ भी आपके पास एटीएम में आ जाएगा। ठीक है, तो जनरल गैस इक्वेशन लगाएंगे उसके अंदर, सॉल्यूशन जब हम इसकी करेंगे, सो वी हैव टू यूज जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन के लिहाज से हम जानते हैं कि पी वी इक्वल टू एन आर टी, जब पी वी इक्वल टू स्मॉल एम आर टी अपॉन कैपिटल एम, चूँकि हमें वॉल्यूम बताना है तो स्मॉल एम आर टी अपॉन कैपिटल एम इंटू पी। अब देखिए स्मॉल एम गिवन है मास 8 ग्राम, आर 0.0821 टेम्परेचर हो जाएगा, यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास 16 आ जाएगा, प्रेशर यहाँ से आ जाएगा एटीएम में, सबको पुट करेंगे यहाँ पर, आपके पास आंसर वॉल्यूम आ जाएगा। और ये किरण ये 11.58 के आसपास ही आएगा डीएम क्यूब में। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 है आपके बुक में चैप्टर 4 में कि 4 कंटेनर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम आर फिल्ड एज फॉलोज। 4 कंटेनर है इक्वल वॉल्यूम को जिसको इस तरह से फिल किया गया है। ये 1 2 3 4 कंटेनर्स हैं और इनके सब में मासेस दिए गए हैं सबके और टेम्परेचर्स दिए गए हैं डिफरेंट गैसेस के। कहना है कि विच गैस इज एट द ग्रेटेस्ट प्रेशर, विच कंटेनर इज एट द लोएस्ट प्रेशर। इन चारों कंटेनर में से किसका प्रेशर हाईएस्ट है और किसका प्रेशर हमारे पास जो है वो लोएस्ट है। ठीक है, दिस यू हैव टू टेल। सो यहाँ पर हमें अलग अलग कंटेनर के लिए डिफरेंट काम करना पड़ेगा। दिस इज कंटेनर नंबर 1। ठीक है, तो कंटेनर नंबर 1 के लिए हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पर जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई होगी, पी वी इक्वल टू एन आर टी, क्योंकि सबके अलग अलग प्रेशर लगाना है। प्रेशर इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी, या प्रेशर इक्वल टू स्मॉल एम आर टी अपॉन वी इंटू एम, या एम वी। तो स्मॉल एम यहाँ पर हमारे पास आ गया, दिस इज 2 ग्राम इंटू आर हो जाएगा 0.0821, टेम्परेचर हमारे पास हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन, अपॉन वॉल्यूम कुछ भी गिवन नहीं है तो यहाँ पर 1 अपनी मर्जी से लिख लें आप, 1 डी एम क्यूब, और कैपिटल एम चूँकि हाइड्रोजन गैस है तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर इसका एक प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से, अब इस तरह से बाकी कंटेनर 1 ये है, बिल्कुल इस तरह से कंटेनर नंबर 2 है और कंटेनर नंबर 3 है और कंटेनर नंबर 4 है। इसी तरह से ना जनरल गैस इक्वेशन सब में लगानी है और सबके लिए हम क्या कर लेंगे, अभी प्रेशर सबके लिए हम इस तरह मालूम कर लेंगे, क्योंकि बाकी सब में भी ये चीज़ें गिवन है। बस याद रखना है कि वॉल्यूम सबके लिए हमें 1 डी एम क्यूब रखना है। तो इससे हमें क्या होगा, सबके अलग अलग प्रेशर हमारे पास चारों के फाइंड आउट हो जाएंगे। फिर हमें ये देखना होगा चारों में से कि हाईएस्ट प्रेशर किसका आ रहा है, लोएस्ट किसका आ रहा है। तो यकीनन यहाँ पर आंसर के मुताबिक 4th कंटेनर का हाईएस्ट प्रेशर आ जाएगा और 3rd कंटेनर का लोएस्ट प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जस्ट इस जनरल गैस इक्वेशन लगाकर यहाँ से पी निकाल कर आपको सबको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो आई होप सो कि यू कैन डू इट ईजिली, आप इसको आराम से कर सकते हैं। जिस मैंने हिंट आपको दे दिया, गाइड कर दिया कि किस तरह से आप इसको करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन। थॉमस ग्राहम एक साइंटिस्ट थे, थॉमस ग्राहम
एक स्कॉटिश केमिस्ट थे, स्कॉटलैंड में रहने वाले केमिस्ट थे। इन्होंने एक लॉ कहा था, उन्होंने कहा था कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी। इसके किसी भी गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो उसके मॉलिक्यूलर मास के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसके मतलब जितना ज़्यादा हैवी गैस होगी वो स्लो डिफ्यूज करेगी और जितनी लाइट गैस होगी वो फास्टर डिफ्यूज करेगी। तो इसी स्टेटमेंट की मदद से हम यहाँ पर एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, R1/R2 इक्वल टू √M2/√M1। इसमें हम क्या करते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन को कंपेयर कर रहे होते हैं। डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है? डिफ्यूजन का मतलब होता है स्प्रेडिंग ऑफ गैस। स्प्रेडिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल का फैल जाना फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटेनर है जिसमें कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर ये गैस अगर ये पार्टीशन यहाँ से हटा दिया जाए तो क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल इधर से उधर मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अच्छा, यहीं पर क्या हो जाए कि अगर हम इस पार्टीशन को पूरी तरह ना हटाएं बल्कि एक इसमें स्मॉल होल कर दें, इस स्मॉल होल को ऑरिफिस कहा जाता है, इसमें एक ऑरिफिस बना दें, तो भी क्या होगा कि गैस तो हायर कंसंट्रेशन से जो गैसेस है लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगी। नाउ दिस विल बी कॉल्ड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन जब एक छोटे से होल से होता है तो उसको फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन या डिफ्यूजन के रेट्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यही तरीका होता है, √M2/M1। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 4.9 है इसी से रिलेटेड कि कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम एंड मीथेन गैस। इन दोनों गैसेस के रेट ऑफ डिफ्यूजन को कंपेयर करें। ठीक है, तो इसका सिंपल वे क्या होगा हमारे पास कि RA/RB, ठीक है, इक्वल टू √M। तो M2/M1 भी कर सकते हैं और AB भी कर सकते हैं। अक्सर मैं यहाँ पर RA/RB इस तरह से लिखता हूँ, RA/RB इक्वल टू √MB/MA। ठीक है, तो यहाँ पर बस एक चीज याद रखनी है कि जो ऊपर जो रूट के अंदर ऊपर जो होगा ना, तो ये हाई मॉलिक्यूलर मास वाला ऊपर जाएगा और लो मॉलिक्यूलर मास वाला हमेशा नीचे आएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो सिंपल जैसे कि अब यहाँ पर अगर हम हीलियम और मीथेन की बात करें तो हीलियम का 4 निकल जाता है, मीथेन का 16 निकल जाता है मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन वो ऊपर जाएगा और मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम ये नीचे आएगा। और यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, हीलियम ऊपर आ जाएगा और मीथेन जो है वो डिनोमिनेटर में नीचे आ जाएगा। तो RHE/R मीथेन इज इक्वल टू √16/4। तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और √4 निकलेगा 2। तो RHE/RCH4 इक्वल टू 2/1। तो अब हम यहाँ पर रेट ऑफ डिफ्यूजन हमें यहाँ पर कैलकुलेट हो गया। अब इसके नीचे हमें एक लाइन लिखनी पड़ती है कि यहाँ पर हम लिख देंगे कि हीलियम गैस डिफ्यूजेस फास्टर टू डिफ्यूज करेगी, जो कि हैवी लाइट है कितनी फास्ट, 2 टाइम्स। हीलियम गैस डिफ्यूजेस 2 टाइम्स फास्टर देन मीथेन गैस। और यहाँ पर आपका फाइनल आंसर जाकर कंप्लीट होगा। तो इस तरह से आप दो गैसेस के रेट ऑफ डिफ्यूजन को कंपेयर करते हैं कि कौन ज़्यादा स्पीड में या कौन स्लोली डिफ्यूज कर रही है। इसी तरह से नेक्स्ट आप इनके क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 4 है आपकी बुक में न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर, कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेस। बस मैं आपको मॉलिक्यूलर मासेस बता दूंगा तो आप इसमें खुद कर लेंगे। ये H2 है हाइड्रोजन, दिस इज 2 AMU इसका आ जाएगा। और D यहाँ पर है, दिस इज ल्यूट्रियम। ल्यूट्रियम हाइड्रोजन का एक हैवी हाइड्रोजन जो आइसोटोप होता है, तो एक ल्यूट्रियम का 2 होता है तो ये 4 AMU आ जाएगा। ठीक है, और बस आपको वही चीज करनी है यहाँ पर कि RH2/R इज इक्वल टू √ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ D2 ओवर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2। तो यहाँ से आपके सामने ये निकल कर आ जाएगा। तो ऊपर D2 का लगा देंगे तो ये हमारे पास 4 हो गया, ये हमारे पास 2 हो गया नीचे। ठीक है, तो RH2/RD2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 1.414 आ जाएगा।
RH2 अपॉन RD2 इक्वल टू 1.414। तो यहाँ पर भी लिख देंगे कि हाइड्रोजन गैस विल डिफ्यूज 1.414 टाइम्स फास्टर देन ड्यूट्रियम। बिल्कुल सेम इसी तरह से सेकंड और थर्ड आप खुद कर सकते हैं। हीलियम का मैं आपको बता देता हूँ कि 4 MU हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड का 64 MU हमारे पास हो जाएगा। SF6 का मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा, सल्फर का 32 होता है प्लस एक फ्लोरीन का होता है 19 × 6, तो ये हमारे इसका मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा, और SO2 का तो 64 होता है। तो आप ये खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा। इस तरह से आंसर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आते जा रहे हैं, आपके भी इस तरह से आते जाएंगे। ठीक है, आई होप यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 4.10 कि द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस A एंड B इज 1.51:1। ठीक है, कह रहे हैं कि दो गैसेस हैं जिनके रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो हमारे पास जो है वो 1.5:1 है, A एंड B। तो RA अपॉन RB उन्होंने दे दिया है आपको, दैट इज 1.5:1। दिस इज डेटा। इफ द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस A, अगर गैस A का मॉलिक्यूलर मास 16 है तो गैस B का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा ये बताइए। तो सिंपल है, इसको अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ग्राम्स लॉ लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, अब ये बात हम जानते हैं कि RA/RB ये बराबर हो जाएगा √MB/MA के। अभी तो 1.5:1 मतलब 1.5 गिवन है, और MB आपको मालूम करना है, MA यहाँ पर 16 है, तो आप कर देंगे यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो 1.5 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, दिस विल बी 2.25 इज इक्वल टू MB ओवर, और 16 का रूट आपको पता है 4 निकलता है, तो MB इक्वल टू 4 × 2.25। तो ये MB हमारे पास यहाँ पर गैस B का मॉलिक्यूलर मास 9 निकल जाएगा, दिस विल बी 9 AMU। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज डन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 4.11, ये भी ग्राम्स लॉ का सवाल है। एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर it takes 290 seconds for a 1.5 dm³ sample of helium diffuse through a porous membrane। कह रहे कि स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पर 290 सेकंड लगते हैं। टाइम यहाँ पर दिया हुआ है, दिस इज 290 सेकंड लगते हैं ऑफ सैंपल ऑफ हीलियम। हीलियम के लिए टाइम दिया हुआ है, ठीक है, और उसका वॉल्यूम दिया हुआ है हीलियम का, दैट इज 1.5 dm³ to diffuse through a porous membrane under similar condition if 1.5 dm³ of unknown gas X, 1.5 dm³ of a gas X है, takes 1085 सेकेंड टू रिफ्यूज। उसको जो टाइम लग रहा है फ्यूज करने में Tx हमारे पास 1085 सेकेंड लग रहा है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ गैस X, mx मालूम कीजिए। तो जब टाइम इसमें इन्वॉल्व हो जाता है बच्चों, तो हम इसमें एक नया फॉर्मूला ग्राम्स लॉ में इस्तेमाल करते हैं, VHE ओवर THE मल्टीप्लाई बाय TX ओवर VX इक्वल टू √MX ओवर MHE। मतलब ये फॉर्मूला हमारे पास जब उस वक्त मालूम होता है जब हमें टाइम और वॉल्यूम इस तरह की चीज़ें हमारे पास हो, तो RA अपॉन RB को हम इस तरह से इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ हीलियम हमारे पास यहाँ पर आ गया, दिस इज 290 सेकेंड। Tx हमारे पास यहाँ पर आ गया, दिस इज टाइम ऑफ X 1085। टाइम ऑफ हीलियम हमारे पास है, सॉरी शुरू में ये वॉल्यूम ऑफ हीलियम था ना,
ये 1.5 है, ये आ गया 290 और Vx हमारे पास है 1.5 इक्वल टू अंडर रूट mx तो आपको बताना है और हीलियम का हो जाएगा 4। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर तो आ जा रहा है 3.741 इक्वल टू अंडर रूट mx ओवर 4। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर हमारे पास निकल जाएगा 13.99 मतलब 14 इक्वल टू mx ओवर 4। फिर ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 14 इंटू 4 सॉरी 4 का रूट हमारे पास स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, यस ठीक है। तो 14 इंटू 4 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, दिस विल बी 56। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस x विल बी 56 AMU, ठीक है। तो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन विल बी डन। तो ये एक फॉर्मूला उस वक्त मालूम करते हैं कि जब हम जो है वो हमें टाइम और वॉल्यूम ये दो चीज़ें हमारे पास गिवन होती हैं, तो सूरत में हम ग्राम स्लॉ डिफ्यूजन के फॉर्मूले को चेंज कर देते हैं RA अपॉन RB को इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट एक सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन है कि इफ इट टेक्स 8.5 सेकेंड फॉर 5 cm³ ऑफ CO2 टू इफ्यूज थ्रू अ पोरस मटेरियल, कि अगर टाइम लगता है 8.5 सेकेंड, CO2 को जो टाइम लग रहा है वो 8.5 सेकेंड लग रहा है और वॉल्यूम जो दिया हुआ है CO2 का दिस इज 5 cm³, दिस इज डेटा to effuse through a porous material at a particular temperature and pressure, how long would it take for 5 cm³ of SO2? वॉल्यूम जो वॉल्यूम जो SO2 का है दिस इज 5 cm³ सेम है और कितना टाइम लगेगा, टाइम बताना है SO2 को कितना लगेगा, ठीक है, अंडर द सिमिलर कंडीशन। तो यहाँ पर भी सेम वही है, यहाँ पर भी सेम वही, हम यहाँ पर जो है वो ग्राम्स लॉ इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा वॉल्यूम ठीक है सेम है तो वॉल्यूम कट जाएगा, तो बस हम यहाँ पर कर सकते हैं कि TCO2 अपॉन टाइम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इक्वल टू अंडर रूट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2। तो टाइम CO2 को लग रहा है 5 सेकेंड, ठीक है, और SO2 यहाँ पर हमारे पास हो गया कितना ये मालूम करना है, तो ये SO2 ऐसे ही छोड़ दें, ये 44 अपॉन 64 हो गया ये, ठीक है। तो 5 अपॉन TSO2 अब 44 अपॉन 64 किया पहले, फिर जो भी आंसर आया उसका हमने रूट ले लिया, ये हमारे 0.82 आ गया, 0.82 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो SO2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 0.82, ये हमारे पास गया 6 कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस को 6 सेकंड्स लगेंगे इसी कंटेनर से फ्यूज करने में। दिस इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट इसी तरह का एक और क्वेश्चन 7 है आपकी बुक में चैप्टर 4 में कि इफ 16 cm³ ऑफ हाइड्रोजन, वॉल्यूम दिया हुआ है हाइड्रोजन का दिस इज 16 cm³ अगर हाइड्रोजन है, इफ्यूज इन 30 सेकंड, 30 सेकंड में वो पूरा का पूरा इफ्यूज हो जा रहा है पोरस मटेरियल से, व्हाट वॉल्यूम ऑफ SO2 विल इफ्यूज, वॉल्यूम बताना SO2 का कितना इफ्यूज करेगा इन द सेम टाइम, जबकि इसका टाइम भी हमारे पास जो है वो 30 सेकंड है, ठीक है। तो अब यहाँ पर फिर से वही सोल्यूशन हम यहाँ पर बना लेंगे, वॉल्यूम ऑफ H2 अपॉन टाइम ऑफ H2 मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ SO2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ SO2 इज इक्वल टू अंडर रूट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2, ठीक है। तो टाइम सेम है, कह रहे टाइम 30 सेकंड और टाइम तो कैंसिल हो गया, बाकी वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन 16 cm³ है, VSO2 हमें बताना है इज इक्वल टू SO2 का मॉलिक्यूलर वेट 64 हो गया और हाइड्रोजन हो गया हमारा 2 1 ज़ा 2 और 32, ये हो गया 32 का रूट हम बाहर निकाल लेंगे, तो 32 का रूट हमारे पास निकल जाएगा दैट इज 5.65, 16 अपॉन VSO2 इक्वल टू 5.65।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वॉल्यूम SO2 का आ जाएगा 16/5.65। तो ये हमारे पास आंसर इसका हो गया 2.82। तो जो वॉल्यूम SO2 का होगा वो 2.82 cm³ होगा। ठीक है भाई, दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारे पास एक और लॉ होता है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इस चैप्टर में आगे 1801 में एक इंग्लिश केमिस्ट थे जॉन डाल्टन, जिन्होंने एक लॉ पेश किया था। ये लॉ कहता है कि अगर एक कंटेनर में हमारे पास अगर मल्टीपल गैसेस मौजूद हैं, डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं और सबके अपने अपने प्रेशर हैं, तो तमाम गैसेस के प्रेशर को जब प्लस कर दिया जाएगा तो क्या होगा, हमारे पास जो है वो टोटल प्रेशर आ जाएगा। लेट्स से कि कंटेनर हमारे पास है, इस कंटेनर में गैस A है, गैस B है, गैस C है और सबका अपना अपना प्रेशर है। इसका प्रेशर PA है, इसका प्रेशर BB है, इसका प्रेशर PC है। तो टोटल प्रेशर कैसे आएगा भाई, सारे प्रेशर को प्लस करने से हमारे पास टोटल प्रेशर हमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहलाता है। इसकी एप्लीकेशन क्या है डाल्टन्स लॉ की, कि इससे हम किसी भी उस गैस का प्रेशर मालूम कर सकते हैं जिसको वाटर में कलेक्ट किया गया हो। मिसाल के तौर पर जैसे कि ऑक्सीजन गैस को जब वाटर पे कलेक्ट किया जाता है तो ये जो प्रेशर आता है, इसके अंदर प्रेशर जो है वो मॉइस्ट गैस का प्रेशर आता है, जिसमें ड्राई गैस का प्रेशर तो होता है, लेकिन चूंकि वाटर पे कलेक्ट किया गया तो इस पर वाटर का प्रेशर भी होता है। तो अगर हमें ड्राई गैस का प्रेशर मालूम करना तो क्या करेंगे, जो टोटल प्रेशर है मॉइस्ट गैस का प्रेशर, इससे वाटर पेपर के प्रेशर को माइनस कर देंगे, जिससे हमें क्या होगा ड्राई गैस का प्रेशर जो है वो पता लग जाएगा। तो इस चीज़ को हम यूज़ भी करते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर। ठीक है, डाल्टन्स लॉ के आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4.7 कि 20 dm³ सिलेंडर इज फिल्ड विथ 4.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। एक सिलेंडर है जिसकी वॉल्यूम है 20 dm³, इसमें फिल किया गया है, नंबर ऑफ मोल्स है 4.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ऑक्सीजन गैस के तो NO2 ये है, और हीलियम गैस भी उसके अंदर फिल किया गया है, वो है 12 मोल्स। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द टोटल प्रेशर ऑफ गैस मिक्सचर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड हीलियम गैस इन सिलेंडर। मतलब पार्शियल प्रेशर बताइए कि ऑक्सीजन गैस का कितना है, हीलियम गैस का कितना है। ठीक है, और टोटल प्रेशर भी बताइए, PT भी बताइए। तो सबसे पहले पार्शियल प्रेशर मालूम करेंगे, उसके बाद हम टोटल प्रेशर की तरफ जाएंगे। तो पार्शियल प्रेशर गैस का निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। अच्छा, टोटल प्रेशर तो यहाँ पर हमारे पास है नहीं, तो सबसे पहले तो ये PT टोटल प्रेशर हमें निकालना पड़ेगा, और वो शायद हम जनरल गैस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ये जनरल गैस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। वो क्या होता है, PV = nRT। ठीक है, तो टोटल प्रेशर बराबर हो जाएगा nRT/V। तो n से बड़ा नंबर ऑफ मोल टोटल रखेंगे यहाँ पर 12 + 4.25, ये 16.25 रख दिया, R रख दिया 0.0821, टेम्परेचर रख दिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, 25 + 273, ये आ गया हमारा 298, और वॉल्यूम यहाँ पर इनका है 20 dm³ का दिया। टोटल प्रेशर इस तरह से आ जाएगा। सो दिस विल बी 16.25 multiplied by 0.0821 multiplied by 298 divided by 20, और ये जगह 19.87 ATM, ये हमारा टोटल प्रेशर आया। अब हम इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो प्रेशर ऑफ, अगर हमें जैसे कि पहले ही ऑक्सीजन गैस मालूम करना है तो क्या हमारे पास आ जाएगा, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास हैं कितने भाई, 4.25, टोटल नंबर ऑफ मोल हो गए 16.25, टोटल प्रेशर आ गया 19.87।
ठीक है। तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस के लिए आ गया 5.19। दिस इज इन ATM। अच्छा, इसी तरह से हीलियम का भी निकाल सकते हैं। हीलियम को निकालने का एक और तरीका है कि हम टोटल में से ऑक्सीजन गैस के प्रेशर को माइनस कर दें। 19.87 में से माइनस कर दें 5.1 का है ना इनको, तो भी प्रेशर आ जाएगा हीलियम का हमारे पास। तो 19.87 से अगर हम माइनस कर दें 5.19 को तो भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। दिस इज 14.68 ATM। तो ठीक है, तो ये दो हमारे पास पार्शियल प्रेशर्स आ गए ऑक्सीजन और हीलियम के, और टोटल प्रेशर हमारे पास ये आ गया 19.87। ठीक है, दिस इज द एंड नाउ। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन जो हमने पढ़ा था डेल्टास लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की, उससे एक न्यूमेरिकल आया है कि 40 dm³ ऑफ हाइड्रोजन गैस वाज कलेक्टेड ओवर वाटर। कह रहे हैं कि इतना वॉल्यूम 40 dm³ हाइड्रोजन गैस कलेक्ट किया गया वाटर के ऊपर एट 830 टोर प्रेशर, और प्रेशर यहाँ पर 831 टोर। अभी आपको पता है कि शुरू में जो प्रेशर हमारे पास आ रहा है, दिस इज मॉइस्ट गैस का प्रेशर है, ये दिस इज द प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस एट 23 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि टेम्परेचर यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है 23 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो व्हाट वुड बी द, अच्छा इसको प्लस कर देंगे 273 ताकि ये केल्विन बन जाए। तो 23 प्लस 273 ये हमारे पास आ गया 296 केल्विन। व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ ड्राई हाइड्रोजन गैस। वॉल्यूम बताइए ड्राई हाइड्रोजन गैस का कितना होगा। तो V1 दिया हुआ है, V2 हमसे पूछ रहे हैं कितना होगा एट स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन से मुराद के प्रेशर और टेम्परेचर, हमारा यहाँ पर प्रेशर हो जाएगा 1 atm या 760 टोर, और टेम्परेचर यहाँ पर हो जाएगा 273 केल्विन, और वेपर प्रेशर दिया हुआ है वाटर का कितना दिया हुआ है भाई 23 डिग्री सेंटीग्रेड पर 21 टोर। टोर ऑफ Hg मीन्स टोर ही होता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले काम हमें ये करना पड़ेगा ना कि ये जो प्रेशर मॉइस्ट का दिया हुआ है ना, इसमें ड्राई गैस का प्रेशर मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें वॉल्यूम हमसे पूछ रहा है ड्राई हाइड्रोजन गैस का, तो प्रेशर भी ड्राई गैस का चाहिए होगा। तो P ड्राई इक्वल टू P मॉइस्ट, मॉइस्ट गैस के प्रेशर में से माइनस कर दें वाटर का प्रेशर, तो मॉइस्ट 831 और ये माइनस कर दें इसमें 21, तो P ड्राई जो आपके पास आ जाएगा दिस इज 831 माइनस 21, ये आ जाएगा 810 टोर। अब यहां पर हम यूज कर लेंगे कंबाइंड गैस इक्वेशन। कंबाइंड गैस इक्वेशन को मुताबिक P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ठीक है जी, तो यहां पर हमें निकालना क्या है भाई, दिस इज के हमें यहां पर V2 निकालना है। तो P1 V1 T2 इक्वल टू P2 V2 T1, और V2 बराबर हो गया P1 V1 T2 अपॉन P2 T1। तो V2 यहाँ पर P1 इनिशियल प्रेशर ये वाला नहीं रखेंगे इस बार, अब हम ड्राई का रखेंगे। 810 इंटू V1 इज 40 dm³, T2 इज फाइनल टेम्परेचर STP पर 273, P2 फाइनल प्रेशर दिस इज 760 चूँकि स्टैंडर्ड है, और T1 हमारा आ गया दिस इज T1, और T1 हमारा आ गया दिस इज 296। तो ये V2 के लिए आप पूरा सॉल्व कर लेंगे, ओवरऑल आपका dm³ में कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो V2 हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये हमने यूज़ कर लिया, यहाँ पर डाल्टन्स लॉ का वो वाला ना कि भाई ड्राई गैस के प्रेशर को कैलकुलेट करना पड़ा, चूँकि वॉल्यूम ड्राई गैस का मालूम करना था, दैट्स वाई। तो मॉइस्ट में से वाटर को माइनस किया, फिर जो ड्राई गैस का प्रेशर है उसको कंबाइंड गैस इक्वेशन में यूज़ कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल नंबर 4.8। Oxygen gas is produced by heating potassium nitrate. By this method, the gas is collected over water. If 2 to 5 cm³ of gas is collected, डेटा बन रहा है, कह रहे हैं कि अगर
225 cm³ गैस के कलेक्ट किया जा रहा है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब प्लस 273 कर देंगे इसमें, केल्विन आ जाएगा, एंड 785 mm ऑफ Hg टोटल प्रेशर। और प्रेशर जो हमारे पास है वो 785 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, जिसको हम टोर भी कहते हैं, एक ही बात है। व्हाट इज द मास ऑफ O2 कलेक्ट, कितना मास ऑक्सीजन गैस का कलेक्ट किया गया, मतलब ड्राई ऑक्सीजन गैस का मास कितना कलेक्ट किया गया। और वेपर का प्रेशर हमें आ चुके, ये जो प्रेशर दे रहे हैं ये मॉइस्ट गैस का प्रेशर दे रहे हैं, गीली गैस का प्रेशर दे रहे हैं। तो प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स कितना दे रही है, 23.8 mm ऑफ Hg। ये सबसे पहली फुर्सत में तो आप क्या करें, जब इस तरह से ड्राई और मॉइस्ट कंडीशन वाली बात आ जाए तो सबसे पहले आप ड्राई गैस का प्रेशर मालूम कर लें। ये कैसे हो गया भाई, मॉइस्ट गैस गीली गैस के प्रेशर में से वाटर के प्रेशर को माइनस कर दें, तो P ड्राई आपके पास आ जाएगा। दिस इज P मॉइस्ट है 785 माइनस 23.8, 785 माइनस आप करेंगे 23.8 तो आपके पास ये आ जाएगा 761.2, P ड्राई आ जाएगा 761.2 एंड फाइनली दिस इज mm ऑफ Hg। टोर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। अब आपसे मास पूछ रहे हैं ना, तो अब आप जनरल गैस इक्वेशन मालूम कर लगा लें, P इक्वल टू mRT अपॉन कैपिटल M। तो दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। यहां पर निकालना हमें है क्या, मास निकालना है, मास इक्वल टू PVM ओवर RT। प्रेशर को अच्छा अब इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इसमें ना ATM में, चूंकि जनरल गैस इक्वेशन में ATM में रखना होता है। 760 से डिवाइड करते हैं, जो भी आ गया, तो ये हम इसको रख लेते हैं 1 के लगभग आ जाएगा, 1.001, तो 1 ही मान लेते हैं। वॉल्यूम इसका है 225 cm³, डिवाइड कर देंगे इसको 1000 से dm³ में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.225, R आ गया 0.0821 और टेम्परेचर आ गया 273 प्लस 25, दिस इज 298। तो 298 यहाँ पर हमने रख लिया। अभी ओवरऑल आप इसको सॉल्व करके ग्राम में आप आंसर लें, ठीक है। सो यहाँ पर भी हमने देखा कि जो डाल्टन्स लॉ की वाली बात थी ना, मॉइस्ट गैस और ये ड्राई गैस वाली बात इसमें इस्तेमाल हुई, ठीक है। दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन एज वेल। नेक्स्ट एक सेल्फ असेसमेंट है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज दिस। तो कह रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन का एयर में 0.2093, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ही लिख लेते हैं इसको, 0.2093। डिटरमाइन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। अब पार्शियल प्रेशर बताइए ऑक्सीजन गैस का कितना होगा एयर में, इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब टोटल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया यहाँ पर, अगर वो 760 टोर है। तो देखो PO2 मालूम करने का एक तरीका तो ये होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 है 0.2093, टोटल प्रेशर है 760 टोर। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, चूंकि अब यहाँ पर मोल फ्रैक्शन की बात की जा रही है ना, तो मोल फ्रैक्शन में टोटल हमेशा जो है ना, जब मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो इसमें टोटल हमेशा इसका जो है 1 के इक्विवेलेंट होता है, 1 के बराबर होता है, तो 1 से डिवाइड कर देंगे किसी भी चीज़ के, है ना। चूंकि नाइट्रोजन का भी 7 पॉइंट उस तरह से होगा ना, 0.7, ये 0.21 है, तो वो 78-79% होता है, मतलब 78% होता है वो। तो जितने भी गैसेस हैं, अगर अगर सबके मोल फ्रैक्शंस को ऐड कर देंगे तो वो 1 के बराबर आ जाएगा। तो बस यहाँ पर सिंपल यही करना है कि 760 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2093, तो ये आ गया 159 टोर कि इतना ये जो पार्शियल प्रेशर हमारे पास होता है ऑक्सीजन का एयर में। द सिंपल क्वेश्चन, बस यहाँ मोल फ्रैक्शन की बात यहाँ पर कर रहे थे, इसमें ज़रा ध्यान रखना था, क्योंकि ये टोटल बच्चे कहते थे NT कहाँ से आएगा, तो ये 1 आएगा, बिकॉज मोल फ्रैक्शन सारे जब प्लस करते हैं तो 1 के बराबर होता है, ठीक है बेटा। लास्ट जैसा अब इसके MCQs को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में और काफ़ी चीज़ें हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ डिफ्यूजन, द रेशियो ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 and O2 आर रेस्पेक्टिवली, ठीक है, निकालना पड़ेगा।
देखिए O2 ऊपर कर ले, H2 नीचे कर ले, तो 32/2 2/2 और ये हो गया हमारा 16 का रूट 4 निकलता है तो 4/1, तो डी ऑप्शन करेक्ट। सेकंड है कलेक्शन ऑफ गैस ओवर वाटर इन एग्जांपल ऑफ डाल्टन्स लॉ। थर्ड है द मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज मैक्सिमम एट। वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस का मैक्सिमम किस पर होगा? देखिए हमें डायरेक्ट भी हम बता सकते हैं कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर हमेशा गैस का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम होता है। हाई प्रेशर लो टेम्परेचर देख लें, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर यहाँ पर चूंकि मैक्सिमम वॉल्यूम हमसे यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है। सो मोलर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस का हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं उसको, नहीं तो मैं सिंपल है कॉमन सेंस ये ट्रिक वाली बात बता रहा हूँ कि वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा? हाई टेम्परेचर पर और लो प्रेशर पर। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, तो लो टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर हमारा 1 atm है। फोर्थ है द डिफ्यूजन रेट ऑफ दीज टू आर सेम बिकॉज चूंकि दोनों के मोलर मास सेम है, दोनों का 44 निकलेगा, इस वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम है, बोथ हैव सेम मोलर मास। पांचवा द वॉल्यूम ऑफ गैस वुड बी थ्योरेटिकल 0 एट 0 डिग्री केल्विन या 0 केल्विन। 6 से रियल गैस रीच द आइडियल बिहेवियर एट। रियल गैसेस आइडियल बिहेवियर कब रीच करते हैं? तो जब वो हाई टेम्परेचर, सॉरी यस, जब वो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर होते हैं। हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, दिस विल बी डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। 7 MCQs है, which one of the following statement is incorrect about the gas molecules? तो इसका हमारे पास हो जाएगा डी, देयर मोलर मास डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। असल में उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। 8 है इफ द केल्विन टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैसेस इंक्रीज टू डबल, प्रेशर इज रिड्यूस टू हाफ, द वॉल्यूम विल बी। देखिए टेम्परेचर डबल कर रहे हैं और वॉल्यूम को, प्रेशर को हाफ कर दे रहे हैं। जब टेम्परेचर को डबल करेंगे तो वॉल्यूम भी डबल होगा और प्रेशर को कम करेंगे मतलब रिड्यूस टू हाफ करेंगे, ठीक है। मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज किया गया है, इफ द केल्विन टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैसेस इंक्रीज टू डबल, तो यहाँ पर वॉल्यूम भी डबल हो गया, ठीक है, 2V हो गया, और प्रेशर इज रिड्यूस टू हाफ, प्रेशर को हाफ कर रहे हैं, तो प्रेशर को कम करने से आपको पता है वॉल्यूम बढ़ता है, तो वो और फिर वो और डबल हो जाएगा, तो 4 टाइम्स हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो 2V और 2V हमारे पास 4V हो जाएगा। नेक्स्ट है द मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज 22.4 dm³ एट STP। STP कंडीशन यहाँ पर देख लें, 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm, ए ऑप्शन करेक्ट। 10 है अंडर सिमिलर कंडीशन मीथेन गैस डिफ्यूज डैश टाइम फास्टर देन SO2। तो सिंपल है, देखें 64 सल्फर डाइऑक्साइड का और मीथेन का 16, 16 1 16, 16 4 64, 2 रूट निकल जाएगा तो 2 टाइम्स फास्टर देन SO2। ठीक है बच्चों, तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 4 इन फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक। अगर आपको ये मेरी लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जो है वो शेयर कर दें। अगर आप मेरी फिजिकल क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा ताल्लुक दुआए इल्म कोचिंग सेंटर से है, ठीक है। और जो मैं फिजिकल क्लासेस देता हूँ इसमें 9, 10, 11, 12 एंटी टेस्ट के लिए एडमिशन की डिटेल्स चाहिए तो 0300 215 2272। याद रखिए ओनली फिजिकल क्लासेस मैं ऑफर करता हूँ। अगर आप कराची के रेजिडेंट्स हैं तो आप मेरी क्लास में शामिल हो सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने पेपर्स के लिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।